वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति की दूसरी बैठक लॉ कमीशन रोड मैप करेगा शेयर। कहा, देश में चुनाव कराने के लिए सरकार को संविधान में करने होंगे अहम बदलाव। यूपी के कानपुर में सरकारी अस्पताल में 14 बच्चों को चढ़ाया संक्रमित खून। बच्चों में हुई HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियां। मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी किया डबल बीमार। तमिलनाडु के उरापक्कम में दिल दहला देने वाली घटना। ट्रेन हादसे में 3 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। तीनों बच्चे थे दिव्यांग। पटरी के नजदीक खेल रहे थे बच्चे। AIM नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। फिलिस्तीन के समर्थन में सभा का किया था आयोजन। चक्रवाती तूफान तेज का असर। केरल में तूफानी बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर अरनोद में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव और जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में CI कैलाश चंद्र सोनी की मौजूदगी में अरनोद के संवेदनशील और अति संवेदनशील कस्बा अरनोद सहित तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा और शांति का भरोसा दिया है। तो पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांति का भरोसा भी दिया है। जिस तरीके से आगामी चुनाव चरम पर है, इसी के मद्देनजर पूरे तरीके से प्रशासनिक टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला गया और इस फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। हालांकि राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है और इसके जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिस पर ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों को समझाइश दी जा रही है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरीके की सांप्रदायिक घटना से बचे और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलिस से प्रशासन की। राजनीतिक पर्यटन डिवीजन पर झुंझुनू आई प्रियंका वाड्रा पर महिला उत्पीड़न के मामले में गिद्ध राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की जनता की ओर से सवाल किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, किसान आत्महत्या, दलित उत्पीड़न, किसानों की जमीन नीलामी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जमकर हमला बोला। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर प्रदेश में व्याप्त कांग्रेस की लूट को लेकर सवाल भी खड़े किए। पत्रकार वार्ता में कि महिला सुरक्षा के अंदर गिद्ध राजनीति हो रही है। ये प्रियंका वाड्रा जी महिला सुरक्षा को लेकर गिद्ध राजनीति का जो उदाहरण इन्होंने पूरे देश में दिया, बड़ी चौकस नजरों से कहीं पे भी कोई इश्यू होता है तो तुरंत वहां पहुंच के पूरा का पूरा मीडिया को वहां इकट्ठा करने का काम करती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी? क्या राजस्थान की महिलाएं
कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान की पात्र नहीं है क्या? ये एक दो नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में अगर दुष्कर्म हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी इतनी तीखी नजरें राजस्थान को कैसे छोड़ देती हैं? जयपुर के जागसू में स्थित चामुंडा माता मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसके उपलक्ष्य में नीलकंठ हनुमान महादेव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भाजपा प्रत्याशी रामअवतार बैरवा भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से लोगों में धार्मिक आस्था के साथ संस्कार बढ़ते हैं। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भी भाग लिया। उधर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर संभाग की ओर से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बीजेपी के प्रवक्ता शलबनी त्रिपाठी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान त्रिपाठी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पेपर लीक, उदयपुर में टेलर की हत्या और साथ ही महिलाओं पर अत्याचार सहित कई मामलों के गुनहगार है और अब राजस्थान की जनता ने सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से विधायक हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते हम सब राजस्थान में अपनी पार्टी की सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ से आए हुए हैं और आज उसी दृष्टि से कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हम सब बैठ के किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों के दौरान श्रीमान गहलोत जी की सरकार ने पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दिया। हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं और रोज़ ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि रोज़ राजस्थान के भीतर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमने वह तस्वीरें भी देखी थी जब एक बहुत ही गरीब परिवार से आने वाली एक बहन को जिस प्रकार से रेप करने के बाद भट्टी में झोंक दिया गया था। हमने कन्हैया लाल जी का कत्ल भी देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो उन्मादी तत्व हैं, जिस प्रकार से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्होंने बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले कन्हैया लाल जी का कितनी बेरहमी से कत्ल किया था। बीकानेर के गजनी रोड पर श्री विश्वकर्मा सर्कल का लोकार्पण किया जाएगा। इस संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया है कि कल 12:15 बजे लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राम झरोखे से स्वामी रामदास जी महाराज, सरजूदास जी महाराज, शिबाड़ी मठ के वृषभानंद जी, श्री बालाजी धाम से बजरंग दास जी, राष्ट्रीय संघदाता से रामेश्वरनंद जी कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा। विश्वकर्मा सर्किल का जो उद्देश्य है, तो 2019 से चोरूलाल जी लगे हुए थे। इसमें 2023 में ये जनवरी में इसमें नगर निगम की सभा में, आम सभा में पास हुआ। उसमें महापौर श्रीमती सुशीला कंवर राजपुरोहित और हमारे 80 जो पार्षद हैं उनकी सभा में पारित हुआ। उसमें हमारे समाज के 2 पार्षद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से आयोजित किया गया। बताते चले, इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने रैली निकालकर आमजन को 100% मतदान का संदेश दिया है। इससे पहले संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां समिति अध्यक्ष डॉक्टर एसएन हर्ष ने कहा कि प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे बेहतर परिणाम आएंगे। साथ ही वरिष्ठ नागरिक शिवनाम सिंह ने होम वोटिंग की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। हम लोग सभी पूरी जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने मत का पूरी तरह से अच्छी तरह से उपयोग करें, इसे बेकार नहीं जाने दें, क्योंकि लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सभी अपने मत के अधिकार का पूरा अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे। उनको भी यही कहेंगे कि अपना वोट जरूर दें। और अब हमारी तरफ से जो निगम की तरफ से जो सहायता मिल रही है, सुविधा मिल रही है कि वो घर आकर के उनके वोट ले रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उपयोग।
बुराई के प्रतीक रावण के अंत और अच्छाई की राह पर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ दशहरा धूमधाम से मनाया गया। रामलीला में राम रावण के युद्ध का भव्य मंचन भी किया गया। इसके बाद रावण के विशाल पुतले का दहन अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। आदर्श रामलीला मंडल के अध्यक्ष ओमपाल सिंह ने बताया है कि आदर्श रामलीला मंडल में एक तरफ से शोभा यात्रा चौक वाले हनुमान जी के मंदिर से निकाली गई। इस अवसर पर सभी कमेटी के सहयोगकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य, व्यापारी और क्षेत्रवासियों ने भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर जयकारे लगाए। देखिए, रामलीला कहो चाहे राम के चरित्र की बात कहो, ये पूर्ण रूप से प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत ज़रूरी है। उसको राम के चरित्र के बारे में, राम के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसमें करुणा है, क्रोध है, सभी प्रकार के रस है। इसमें राम के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक राम ने अपनी माँ के कहने पर, अपने पिताजी की आज्ञा से, अपनी माँ के कहने पर महल को, राज तिलक को छोड़ दिया था। आजकल आप देखते हैं कि कैसे कैसे अखबारों में आप खबरें पढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में हम देखते थे, हम वीसीआर में या गांव की पुराने समय में हम रामलीलाएं देखते थे, तब पता चलता था। आज रामलीला मंचन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है तो वो ये है कि नई पीढ़ी जो है, इसमें सबसे पहले सनातनी धर्म का विस्तार हो, अपने भगवान के प्रति, सनातन के प्रति उनमें आस्था प्रकट हो। सबसे बड़ा हमारा कटुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम तसई में स्कूल में आरओ प्लांट पर विद्युत कनेक्शन नहीं होने के चलते आरओ प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि विद्युत कनेक्शन को डिमांड नोटिस भेज दी गई है। उसके बाद भी 7 महीने से पीने के पानी के लिए छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण खारा फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रावतसर द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस रैली में आमजन को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही 18 साल की उम्र हो चुके सभी युवाओं का 27 अक्टूबर 2023 से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आह्वान भी किया गया। राजस्थान में चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चली है। बीजेपी और कांग्रेस भी 2-2 सूचियां ला चुकी है। ऐसे में जिनका नाम घोषित हुआ है वो धन्यवाद के लिए और जिनका नाम अभी घोषित नहीं हुआ है वो प्रार्थना के लिए देव दर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में हवा महल क्षेत्र से विधायक महेश जोशी भी जा पहुंचे। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने और दंडवत होकर शायद यही दुआ मांग रहे होंगे कि उनको भी टिकट दिया जाए। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी ने प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से खास बातचीत की है। महेश जोशी जी लगातार तीर्थाटन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो 2 सूचियां आई हैं उनमें उनका नाम नहीं है। गोवर्धन जी जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवत। वो भगवान को मानने वाले आदमी है, भगवान के भरोसे ही वो चुनाव में पहले जीते थे, अपनी काबिलियत से नहीं, इसलिए भगवान की आराधना कर रहे हैं। पर इस बार कांग्रेस के जो कर्म और कुकर्म है उनके कारण से उनके रास्ते में बाधा आ रही है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र हैं, अब कांग्रेस के कर्मों को कैसे उस बाधाओं को दूर करेंगे भगवान की आराधना करके, ये वक्त बताएगा। चले बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मुख्य सचिव सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही है। मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला और इस बार एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया। इसके अलावा राजस्थान में बढ़ते महिला और संगठित अपराध पर नवतेज टीवी ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से खास बातचीत की। आज बीजेपी का एक शिष्टमंडल चुनाव आयोग कुछ शिकायतें लेकर गया था। हमारे उस शिष्टमंडल में प्रदेश प्रवक्ता और युवा नेता लक्ष्मीकांत जी भी साथ में थे। लक्ष्मीकांत जी, क्या मामला था जिसकी शिकायत लेके आप चुनाव आयोग गए थे? देखिए, राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी हैं सरकार की द्वारा नियुक्त की हुई हैं, उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, यानी कि वो सरकार से उपकृत है। और वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी भी चेयरमैन है।
तो चुनाव में सीधे सीधे तौर पर उनकी भूमिका है, और क्योंकि वो सरकार से उपकृत हैं इसलिए उनसे किसी तरह की निष्पक्षता की उम्मीद नहीं हो सकती। इसलिए उनके हटे बिना राजस्थान में चुनाव निष्पक्ष हो नहीं सकता है। इसकी शिकायत हमने ये जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनसे मिलकर उनको शिकायत की है कि अविलंब आज ही की आज इनको चुनाव के पूरे सिस्टम से और चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया जाए। लक्ष्मीकांत जी, लगातार ये देखा जा रहा है और बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बार बार जो चुनावी आचार संहिता का है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब आगे और आपके क्या कुछ कदम रहेंगे? देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, और उसमें जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को समय रहते हम लोग दूर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी क्योंकि सरकार से उपकृत है और वो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, और ऐसे और भी अधिकारी हैं, तो इनकी शिकायत हमने लिखित दी है। वहाँ पे हमने कहा है कि चुनाव आयुक्त इस पर कार्रवाई करे और आज की आज अविलंब चीफ सेक्रेटरी को हटाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से 2 गारंटी दे दी है, जिसमें से सबसे बड़ी गारंटी प्रतिवर्ष महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसे कैसे देखते हैं? झूठे हैं। जो गारंटियाँ पहले दे रखी हैं उनके लिए तो कोई बजटीय प्रावधान है नहीं, उनके लिए कोई पैसे की व्यवस्था है नहीं। झूठी गारंटियाँ दे के राजस्थान के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। और जब आचार संहिता लग चुकी है, आपका मैनिफेस्टो आया नहीं है, चुनावी सभा में आप झूठी बातें करते हैं जैसा पिछली बार ही करके गए थे, उससे राजस्थान की जनता पूरी तरह वाकिफ़ है। आपने पिछले चुनाव में वादा किया था कि एक किसान का 1 रुपये का ऋण माफ़ करेंगे, आपने नहीं किया। आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, आपने नहीं किया। तो आपकी इन गारंटियों का कोई उठता नहीं है। अब राजस्थान की जनता आपको सब समझती है, कुछ इनसे बटने वाला है नहीं। प्रियंका वाड्रा का भी एक मामला था जिस बात को लेकर भी आप चुनाव आयोग गए थे। बिल्कुल, उन्होंने जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया। चुनाव में वो प्रधानमंत्री जी के एक मंदिर में जो दान पेटी में जो दक्षिणा डाली गई थी उसके ऊपर टिप्पणी की, जबकि आप एक धार्मिक उसको कर नहीं सकते हैं, ईश्वर को बीच में, चुनाव के बीच में ला नहीं सकते हैं। तो प्रियंका गांधी ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उल्लंघन किया है, और इसके लिए हमने चुनाव आयोग में पहले भी कहा था और आज भी कहा है। एक आखिरी सवाल यह है कि राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल बीजेपी उठा रही है। एक ताज़ा मामला आज भरतपुर के बयाना में हुआ है, जहां एक व्यक्ति को आपसी रंजिश थी, हालांकि ज़मीनी विवाद उसको कह सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर से रौंद कर कुचल कर मार डाला। देखिए, बहुत ही विभत्स घटना है, मैंने वो वीडियो देखा है। एक व्यक्ति को, अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद हो जाता है। अगर सरकार निकम्मी हो, कानून व्यवस्था चौपट हो, तो आप घेर कर एक व्यक्ति को 8 बार उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसको कुचल रहे हो। राजस्थान में ऐसे दृश्य कभी देखे नहीं है। राजस्थान ने, इस निकम्मी सरकार ने जो हालात बनाए हैं यहाँ, उसके कारण आज ये संभव हो रहा है। ना केवल वहाँ पे, बल्कि जयपुर में भी एक व्यक्ति को गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश हुई है, और अलवर में भी एक दलित महिला को पीटने की सरेआम घटना एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हुई है। अभी परसों रात को एक जयपुर में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या हुई है। ऐसी कई सारी घटनाएं राजस्थान में प्रतिदिन देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार ने कानून व्यवस्था नाम की चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं है। तो अब आगे आपकी सरकार बनती है। आज सुबह राज्यवर्धन सिंह जी भी बोल के गए थे कि ऐसे जो तमाम अपराधी हैं या अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो 3 दिसंबर तक अगर वो राजस्थान छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, वरना उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस का मिसाल कायम की है। पड़ोसी राज्य आप उत्तर प्रदेश उठाकर देख लीजिए। एक ज़माना था जब वहाँ पर अपराध की क्या स्थिति थी। आज वहाँ पर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, नहीं तो एनकाउंटर हो रहा है। राजस्थान में भी जो जुल्म करने वाले लोग हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग हैं, हमारे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो समय रहते राजस्थान छोड़ दें, क्योंकि 3 दिसंबर को उनको संरक्षण देने वाली सरकार का अंत होने वाला है और उनका अंत करने वाली सरकार का आगमन होने वाला है। तो निश्चित रूप से 3 दिसंबर के बाद उनको ये समझ लेना चाहिए कि राजस्थान छोड़कर उनको जाना ही पड़ेगा, या तो अपराध छोड़ें या राजस्थान छोड़ें। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी। इनका साफ तौर पर कहना है तमाम मुद्दों पर इनके साथ में बात हुई है, भले ही फिर वो चुनाव आयोग में शिकायत देने वाला मामला हो, मुख्य सचिव उषा शर्मा के खिलाफ, या प्रियंका गांधी वाड्रा वाला मामला हो, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक लिफाफे वाली बात कही थी कि लिफाफे में सिर्फ 21 रुपये डाले थे। धार्मिक बात एक उन्होंने छेड़ी थी उस खुले मन से, जो कि आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन है। राजस्थान में बढ़ते अपराध हों, महिला अपराध हों, तमाम बातों पर लक्ष्मीकांत जी ने अपनी बात रखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग वाला जो मामला है उस पर इनका कहना है हमने हमारी शिकायत दे दी है और अविलंब उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से मिला है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों के लेकर लक्ष्मीकांत जी ने ये साफ कह दिया है कि 3 दिसंबर को अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार का अंत हो रहा है, और इसीलिए ये आपके लिए अभी सही होगा कि या तो आप अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें, वरना 3 दिसंबर के बाद आपको अपराध तो छोड़ना ही पड़ेगा और राजस्थान हम आपको छोड़ने नहीं देंगे। इस प्रकार की सज़ा आपको दी जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी।
बढ़ेंगे आगे। आज राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर ही प्रियंका वाड्रा पर प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा है। मालवीय नगर विधानसभा से बीजेपी नेता एकता अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रियंका ने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन क्या प्रियंका को राजस्थान की लड़कियों, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते? और क्या कुछ एकता अग्रवाल ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी का आज राजस्थान में एक और दौरा है और उससे पहले जब वो अपने दौरे पर आई थी तब भी वो कई बातों को लेकर फंसी थी। बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया था। आज चुनाव आयोग में उनकी शिकायत भी दी गई है। एकता जी हमारे साथ हैं। मैम, प्रियंका जी का आज दूसरा ये दौरा है और बीजेपी लगातार प्रियंका जी के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर हमलावर है, खास तौर पर महिला अपराध को लेकर। आप भी एक महिला हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे जब प्रियंका गांधी ने एक नारा वहां पर दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी और कहीं ना कहीं उन लड़कियों की तरफ से, उन महिलाओं की तरफ से प्रियंका गांधी से आज ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या राजस्थान में लड़की लड़ नहीं सकती? जी बिल्कुल, मैं भी प्रियंका गांधी जी से यही सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो यूपी में जाकर के तो नारा लगाती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब विषय राजस्थान का आ सकता है तो उनका मौन संवेदनाएं कहाँ सो जाती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या वो राजस्थान की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को स्त्री नहीं मानती हैं? वो कहाँ होती हैं जब अलवर में गैंगरेप होता है? आप सोचिए कितनी विभत्स घटना थी, वो कितनी निर्दयी घटना थी कि जब अलवर में एक गैंगरेप होता है, एक महिला को उसके पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और जब वो एफआईआर लिखाए लाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। वो इसके अपराधियों का जो इतना मनोबल बढ़ जाता है कि वो वीडियो वायरल कर देते हैं और उसी वक्त प्रियंका गांधी अपने जन्मदिन पर रणथंभौर में बैठी हुई शैंपेन की बोतल खोल रही होती है, लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं बोल रही होती है। उनकी मौन संवेदनाएं और लड़की होने का विषय कहाँ खो जाता है जब दौसा में महिला को अपहरण करके उनको जला करके एक कुएं में फेंक दिया जाता है। और मैं पूछना चाहूंगी, उनकी मौन संवेदनाएं कहाँ पर खो जाती है और लड़की होने का विषय कहाँ समाप्त हो जाता है जब राजस्थान में एक बालिका को जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है और जब उसके माता पिता उसको ढूंढने जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो वो उसको ढूंढने से मना कर देती जाती है। और आप सोचिए कितनी अमानवीय घटना ये है कि एक जलती हुई भट्टी में एक हाथ उस बालिका का मिलता है। तो मैं पूछना चाहूंगी उस प्रियंका गांधी से जो लड़की होने का दावा करती हैं, लेकिन क्या राजस्थान की महिलाएं लड़की नहीं है, या राजस्थान की महिलाओं को वो स्त्री नहीं मानती, या अपनी माता बहनें नहीं मानती? मैं उनसे पूछना चाहूंगी और साफ रूप से चेताना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो महिला का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि प्रियंका गांधी जी, आप जिस वर्चस्व को लेकर बैठी हैं, जिस परिवारवादी आप छाया को लेकर के बैठी हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। और ये जो राजस्थानी नहीं, पूरा देश समझ चुका है कि आपकी जो ये छवि है वो बहुत ही धूमिल है। आप लड़की होने का वादा तो करती हैं, लेकिन राजस्थान की माताओं और महिलाओं को नारी नहीं मानती हैं। और आप जो ये राजनीति कर रहे हैं जिसमें आप तुष्टीकरण की भी राजनीति कर रहे हैं, मैं साफ रूप से चेताना चाहूंगी, हम वो महिला शक्ति हैं, हम वो नारी शक्ति हैं जो बच्चे को जन्म देना जानती है तो सत्ता से भली भांति उखाड़ फेंकना भी जानती है। ये तो रही महिला अपराध की बात। आज भरतपुर बयाना में भी एक घटना हुई है जहां पर एक व्यक्ति को आपसी विवाद कह लीजिए या ज़मीनी संघर्ष कह लीजिए, उसको ट्रैक्टर से 8 बार कुचल के मार दिया गया। देखिए, मैं साफ रूप से चेताना चाहूंगी, क्योंकि अब तो अन्याय, अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी कांग्रेस सरकार का समय अब खत्म होने गया है। अब जनता ये कहने वाली है कि अशोक गहलोत जी सिंहासन खाली करो, जनता आती है, भाजपा आती है। इसकी परिणति आपको चुनाव की रणभेरी सज चुकी है, आपको बहुत कुछ समय में ही देखने को मिलेगी। मैं साफ रूप से कहना चाहूंगी, अशोक गहलोत की वो सरकार रही है जब क्राइम इस पे आउट ऑफ कंट्रोल रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार से रोज आप घर जल रहे हैं, रोज गैंगरेप की घटनाएं हो रही है और पेपर लीक। आप देखिए, युवाओं का जो सपना होता है उसको इस सरकार ने बेचने का काम किया है। एक राजस्थान का इतिहास में याद रखा जाएगा कि कोई ऐसी महाभ्रष्ट सरकार आई थी जिसमें युवाओं के सपने को बेचते हुए उसकी गरीब और जो बहुत ही मेहनत करने वाला युवा होता है, कोई किसान वर्ग से आता है, उसके माता पिता, और वो युवा बड़े सपने लेकर के एक शहर में आता है, वो तैयारी करता है, 19 बार पेपर लीक होता है। और लीक ही नहीं, उसके जो षड्यंत्रकारी होते हैं उनको बचाने का काम ये सरकार करती है, इसके जो मंत्री हैं वो करते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से माफिया राज बन रहा है, रोज बजरी माफिया, खनन माफिया, किस प्रकार का हम षड्यंत्र यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं साफ रूप से कहना चाहूँगी, साधु संत जो हमारे जो धर्म की बहुत आस्था का विषय है, उन पर भी 12 से 24 से ज़्यादा जो साधु संत हैं उनकी निर्मम हत्याएं हुई हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति में तो जो कांग्रेस ने वो अत्याचार का मामला ही रच दिया है। मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्या आपका वोटों का लालच है जो आपने एक विशेष संप्रदाय को लाभ
देने के लालच में आपने देखिए करौली में किस प्रकार के दंगे हुए। आपने हमारे सालासर के राम दरबार को उखाड़ फेंकने का काम किया। आपने हमारे शिवलिंग को ड्रिल से उठाने का काम किया। आपने कठुमर्ग में गौशालाओं पे बुलडोजर तक चला दिए। तो आपकी मानवीय संवेदनाएं एक विशेष वर्ग के लिए जगती है और एक विशेष वर्ग के लिए सो जाती है। लेकिन ये वो भारत की माँ और बेटी हैं जो सब जानती हैं। आपकी संवेदनाएं तब क्यों जागृत होती हैं जब कुछ दिन पूर्व ही एक रामगंज में झगड़ा होता है और आप बिना जांच विचार किए आनन फानन में एक विशेष संप्रदाय को लाभ देने के लिए 50 लाख और डेयरी का उनको वो देते हैं और सरकारी नौकरी भी देते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी आपकी मानवीय संवेदनाएं जब कन्हैया की हत्या हुई उदयपुर में तब क्यों नहीं जगी? आपकी संवेदनाएं मनु वैष्णव 2019 में जो मरा उसके लिए क्यों नहीं जगी? आपकी तमाम मानवीय संवेदनाएं एक विशेष संप्रदाय के लिए जगती है जिसका जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता देख रही है। और अशोक गहलोत और उनकी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में एक काला इतिहास रचने के लिए याद रखना चाहेंगे, चाहे वो महिला अत्याचार हो। और मैं साफ रूप से कहना चाहूंगी ये वो राजस्थान है, ये वो वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ पे शक्ति की पूजा होती है, माता और बहनों को पूजा जाता है। उस राजस्थान को, उस शांति की नगरी को आपने इतिहास में काला रंग रख दिया है और आपने राजस्थान को रेपिस्तान में रंगने के लिए काम किया है, जिसके लिए आपको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। और अब समय आ गया है जब जनता ये कह रही है कि अशोक गहलोत जी सिंहासन खाली करो, भाजपा आती है। ये हमारे साथ एकता जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से राजस्थान में लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जनता में इस समय हम कह सकते हैं कि अपराधियों का जो डर जो बैठ गया है और अपराधियों में पुलिस का, कानून का डर खत्म हो गया है। आने वाले समय में बात करें अगर 3 दिसंबर की, तो 3 दिसंबर को वो दिन आने वाला है जब तमाम जनता इस भ्रष्टाचार से भरी कांग्रेस, इस महिला अपराध जो इस कांग्रेस सरकार में जो बड़े हैं उनको तिलांजलि दे देगी और नई जो सरकार बनेगी, भाजपा की जो सरकार बनेगी, उस सरकार के अंदर इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले, इन अपराधियों को जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा देने वाले, इन अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले ऐसे तमाम लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इन अपराधियों को ढूंढे से भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर ये छुप सकें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आगामी विधानसभा चुनाव के माध्यम से स्वर्ण जातियों और आरक्षित समाज के मध्य में दुश्मनी कम करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ब्रह्म शक्ति संघ अभियान चलाया जाएगा। ब्रह्म शक्ति संघ की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के संयोजक सुनील मुद्रोल ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए घातक है। साथ ही मुद्रोल ने बताया है कि इस अवसर पर मतदान जागरूक अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री कुलदीप सरोलिया, जयपुर युवा अध्यक्ष साहिल शर्मा और दीपक गौड़ के प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस पर खास बातचीत की नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने। विधानसभा चुनावी दौर नज़दीक आ चुका है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने लोगों को, अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रही है, टिकट बांट रही है और दोनों ही पार्टियां अपने लोगों को समर्थन भी कर रही है, अपनी पार्टियों का सहयोग भी कर रही है। बात करें अगर जातियों की, तो चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे जाट हो, कोई भी जाति हो, अपने ही लोगों को सपोर्ट करती नज़र आ रही है। ऐसे में आज एक कड़ी हमारे साथ जुड़ी है जो कि ब्रह्म शक्ति संघ कड़ी है। उनका कहना है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि उन्हें वोट मिले और सामने आने का मौका मिले। इसी लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्म शक्ति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे सीधी बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ वो पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। सर, क्या आप कांग्रेस या भाजपा दोनों से उम्मीद लेके चल रहे हैं कि ब्राह्मणों को उतारना चाहिए और क्यों उतारना चाहिए, कितनी तादाद में उतारना चाहिए? जी बिल्कुल, हम ब्रह्म शक्ति संघ की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों से चाहते हैं कि जो ब्राह्मण प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से दोनों पार्टियां चयन करके और उतने ही प्रत्याशियों को टिकट दे। जैसे अभी हम दोनों पार्टियों से ये मांग कर रहे हैं कि 40-40 टिकट हमें दिए जाए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ ही ब्रह्म शक्ति संघ अपने स्वयं के स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव और वर्तमान में जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इनको देखते हुए जातिगत मतगणना के हिसाब से हम जातिगत गणना कराने वाले हैं, जो कि हमारे राज्य जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन सभी में हम करवाएंगे और इनके आंकड़े बहुत जल्दी हम सार्वजनिक कर देंगे लोकसभा चुनाव से पहले।
सर बात करें आपसे तो जैसा कि चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, देखा जाता है जातियों को प्रमोट किया जाता है या धर्म को प्रमोट किया जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे? और अगर बात करें ब्राह्मण जाति की या ब्राह्मण समाज की, तो कितना आकलन आपने अभी तक लगाया है और आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों से कितने कितने टिकट मिलने चाहिए ताकि जीत के सामने आ सके ब्राह्मण? देखिए, इस भारत देश में प्राचीन काल से इस देश की राजनीति और इस देश की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करने का काम ब्राह्मण समाज करता हुआ आया है। और चूंकि लोकतंत्र में चुनाव ही ऐसा अवसर होता है जब कोई भी जाति अपना वजूद, अपनी ताकत को दर्शा सकती है, और इसी क्रम में ब्राह्मण समाज भी अपनी ताकत दिखाता हुआ आया। ऐसा नहीं हम चुनाव के समय चेतते हैं। अभी हमने पिछले समय में राजस्थान में 5 से 7 लाख लोगों की एक बड़ी रैली कराई। उसके बाद कई कार्यक्रम हम कराते रहते हैं, सामाजिक सरोकार के भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। मगर चुनाव ऐसा अवसर है कि जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि समाज की जाजम्पे से उठकर और विधानसभा और लोकसभा के बीच में जाकर वहाँ हमारे लोगों की बात को रखने का काम करें, समाज की बात को, समाज की समस्याओं को रखने का काम करें। इसलिए हम दोनों ही दलों से, जो राजस्थान में खासकर दोनों ही बड़ी पार्टियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं, हमारी उनसे यही मांग है कि दोनों ही पार्टियाँ 40-40 टिकटें ब्राह्मण समाज को दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुँचे। सर बात करें टिकट की या आंकड़ों की, जैसा कि आपने बताया कि आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो कितना अनुमान अभी तक आप लगा चुके हैं? देखिए, 40 सीटें तो ऐसी हैं जिस पे संपूर्ण ब्राह्मण समाज का अधिकार है, और वहाँ से ब्राह्मण जो अनारक्षित भी हैं, वहाँ ब्राह्मण खुद दावेदारी करें, ब्राह्मण चुनाव लड़े। और जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उसमें बहुसंख्यक सीटें ऐसी हैं कि वहाँ ब्राह्मण समाज अपनी ताकत दिखाता है। जैसे जयपुर जिले में मैं सीट बताऊँ, बगरू ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, चाकसू ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, बस्सी ब्राह्मण बाहुल्य है। तो इस बार ब्रह्म शक्ति संघ ने ये निर्णय लिया है कि आरक्षित सीटों पे भी जो हमारी मांगों को, हमारी जायज़ मांगों को समर्थन देगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा, उस आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को भी हम अपना वोट, तन, मन और धन से उसको ताकत देंगे और उसका समर्थन करेंगे। सर बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों ही दल, भाजपा या कांग्रेस, क्या मांगे हैं आपकी, क्या डिमांड आप कर रहे हो? देखिए, हमारी कोई भी इस तरह की मांग नहीं है जो राजनीति से वो हो, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो सर्व समाज के लिए है। लेकिन हमारी एक मांग जो शुरू से रही है कि जिस तरह से ब्राह्मण जाति का प्रतिनिधित्व है, उसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से हमें टिकट दिया जाए। सर जैसा कि आपने बताया, अगर भाजपा या कांग्रेस ब्राह्मणों को टिकट नहीं देती है तो क्या कोई आंदोलन करेंगे या मोर्चा निकालेंगे, या फिर आपको लगता है कि हम दूसरी जातियों का सपोर्ट करेंगे, तो वो जातियाँ कौन सी होगी? और अगर टिकट मिलता है तो आपका कौन सी जातियाँ सपोर्ट करने आएंगी? जी देखिए, ब्राह्मण जो हमारा ये संगठन है ब्रह्म शक्ति संघ, हम शुरू से कहते आए हैं हम सभी जातियों के साथ हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन का प्रतिनिधित्व है हम वहाँ उनके साथ हैं। जो हमें सहयोग करते हैं हम उन लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हम सर्व जाति को साथ लेके चलने में हम लोग बिलीव करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। इसी के साथ साथ इस तरह का हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन संख्या बल दिखाकर हम उन्हें बार बार ये चेताते रहेंगे, ये दर्शाते रहेंगे कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व इतना है, उनको इतना हिस्सा मिलना चाहिए। सर बात करें कि अभी तक दोनों पार्टियों ने 2-2 लिस्टें निकाल दी है, दोनों लिस्टों में कितने संख्या में जो है ब्राह्मणों को टिकट मिला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो कांग्रेस ने एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त लिस्ट निकाली है, बीजेपी ने एक अच्छी लिस्ट निकाली है, पर हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की जितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है और जितनी सीटों पे ब्राह्मण बहुसंख्यक संख्या में है, अभी तक वो प्रतिनिधित्व तो हमें मिला नहीं है। और इसलिए हम दोनों ही पार्टियों के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है उनके संपर्क में, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी लगातार संपर्क में है, और हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को जहाँ जहाँ वो प्रतिनिधित्व रखते हैं वहाँ से तो कम से कम टिकट दी जाए। और अगर ऐसी पार्टियां नहीं करती हैं तो फिर हमें तीसरे विकल्प पे सोचना होगा और उसके लिए मजबूर होना पड़ेगा। पर ब्राह्मण इस बार अपनी ताकत को दिखाएगा और अपनी ताकत को एक उचित रूप देकर उसे विधानसभा में भेजने का काम करेगा। सर जैसा कि भाजपा की लिस्ट है, 2 लिस्टें आ चुकी है, तो विरोध देखने को मिल रहा है, क्या आपकी तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया, क्योंकि आप चाहते हैं ब्राह्मण आगे आए, ब्राह्मण को मौका मिले, तो अभी तक कोई ऐसा विरोध करा आपने या फिर कोई विरोध प्रदर्शन करा क्या? देखिए, ब्राह्मण समाज जो है, हम हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग करते हैं, और विरोध जहाँ होता है जहाँ व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं मिलती, किसी और व्यक्ति को मिल जाए, तो हम क्या व्यक्ति की पैरवी नहीं कर रहे, हम समाज की पैरवी कर रहे हैं। ब्राह्मण को टिकट मिले, वो किसी ब्राह्मण को मिले, बस वो ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति हो, उसका संबंध ब्राह्मण समाज से हो,
तो इसलिए हमारे यहाँ विरोध की कोई बात नहीं बनती। हम चाहते हैं कि ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, तो इसलिए विरोध जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस भी ब्राह्मण को पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट दे। हम किसी व्यक्ति की पैरवी और सिफारिश नहीं कर रहे, हम समाज की बात रखने का काम कर रहे हैं। सर, बात करें जनरल में, जैसे राजपूत जाति होती है या बनिया कास्ट होती है, तो क्या इनका सहयोग आप करेंगे अगर इनको टिकट मिल रहा है तो? और अगर इनको आप लोगों को टिकट मिल रहा है तो क्या कुछ आपकी चीज़ें रहेंगी? क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण का ही सपोर्ट करेगा, लेकिन आते तो ये भी जनरल में है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हमने अकेले ब्राह्मण समाज की बात न करके सवर्ण समाज की बात की है, या आप ये समझ लीजिए अनारक्षित वर्ग की बात की है। और चूँकि हमारी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं एक जैसी हैं, हमारी आर्थिक समस्याएं एक जैसी हैं, और समाज में जो भेदभाव हो रहा है वो भी हमारे साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज हम एकीकृत होकर इस राजस्थान में अपनी बात रखने का काम पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र के इस पर्व पे हम अपनी सामूहिक ताकत का ही प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना के लोग हमारे संपर्क में, वैश्य महासभा के लोग हमारे संपर्क में, और हम चूँकि हमारी समस्याएँ एक है तो हमारी उनसे लड़ने की शक्ति को भी हम एक करके लड़ेंगे। इसलिए हम सामूहिक रूप से अपनी बात रखते हैं, और सामूहिक रूप से ही जहाँ ब्राह्मण को टिकट नहीं मिल रही और किसी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को टिकट मिल रही है तो हम वहाँ स्वर्ण समाज के व्यक्ति का समर्थन करेंगे, चाहे वो वैश्य समाज से आता हो या क्षत्रिय समाज से। पर अगर कहीं जहाँ ब्राह्मण को टिकट मिल रही है तो प्राथमिकता पहले ब्राह्मण है। सर, जैसा भी कि चुनाव आ रहे हैं, प्रदेश के चुनाव है, उसके बाद केंद्र के चुनाव होंगे, तो किन किन जगहों पे आपकी टीम सक्रिय एकदम काम कर रही है, आप बताइए। देखिए, पूरे देश में हमारी 27 राज्यों में हमारा बड़ा काम शुरू हो चुका है। दक्षिण के कुछ राज्यों को अब छोड़ दीजिए। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने एक बहुत बड़ा कदम अभी उठाया है। ब्राह्मण समाज की जातिगत जनगणना को लेकर हमारा काम शुरू हो चुका है। पिछले 3 महीने से वो काम चल रहा है, और शायद आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पहले हम ये बता देंगे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, और ये बता देंगे। और जो इसको नहीं मानेंगे उसको हम लोकसभा में ये दिखा देंगे कि हम कितनी तादाद में यहाँ बसते हैं और कितनी ताकत लोकतंत्र में हमारे पास है। जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हमें कमतर आंकने की कोशिश की है, जो एक षड्यंत्र ब्राह्मणों को कमतर आंकने का किया जा रहा है या संपूर्ण सवर्ण समाज के साथ किया जा रहा है, उनके मंसूबे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम दिखाएंगे कि हम किस तरीके से संपूर्ण भारत में हम बसते हैं। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक संपूर्ण भारतवर्ष में जम्बू द्वीप में निवास करती है, और उनकी संख्या अलग अलग प्रतिनिधित्व में हम कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा, पर हम पूरे देश में हैं। ऐसी कोई आपको जाति नहीं मिलेगी जो संपूर्ण भारतवर्ष में निवास करती हो। सर, बात करें एजेंडे की, तो क्या एजेंडा रहेगा, क्या योजनाएं आपकी रहेंगी, क्या उम्मीदें आपकी रहेंगी कि भाई हम जनता के लिए ये करेंगे और जनता से हम ये सहयोग चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला एजेंडा तो हमारा यही है, समाज में आर्थिक समानता का प्रभाव हो, और समाज में जो ये आरक्षण रूपी तलवार है जिसने हमारे लाखों युवाओं का भविष्य लील लिया और जिसने हमारे बहुत प्रतिभावान युवाओं के भविष्य को ख़त्म करने का काम किया है, ये आरक्षण हम कहते हैं इसे समाप्त मत करो, ये समाप्त हो या नहीं हो, पर संविधान की आप बात रखते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए इस आरक्षण का आधार आप आर्थिक कर दीजिए, ताकि एक ही पीढ़ी, एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ नहीं मिले। वही लोग पहले ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं, लोग अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं, फिर राजनीतिक दलों से आरक्षित सीटों से टिकट ले आते हैं, फिर वही लोग लोकसभा में पहुंचते हैं, नीतियां बनाने का काम करते हैं। और जो लोग पिछड़े, मैं ये नहीं कहता, आप मेरे दलित समाज में चले जाइए, आप बहुजन समाज के लोगों में देख लीजिए, जो गरीब हैं वो गरीब ही चलते आ रहे हैं, और जिन्होंने आरक्षण के लाभ को ले लिया उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के बच्चे अफसरशाही में जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे व्यापार में जा रहे हैं। तो इससे इस देश में आर्थिक असमानता की खाई बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है, और ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने जैसा है, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमारा पहला एजेंडा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसी पे काम कर रहे हैं कि देश में आर्थिक समानता है और आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक रूप हो। तो ये थे हमारे साथ ब्रह्म शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम लोग सब लोगों को समान लेके काम करें। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस या भाजपा इनके कितने उम्मीदवारों को सामने लाती है, कितने लोगों के साथ ये लोग काम करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधियों ने त्योहारी सीजन में शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक डीसीपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया से बैठक कर मांग रखी है।
देश प्रदेश में शादियों और दीपावली पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। लोग बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ रही हैं। ऐसे में शहर के बाजारों में ई रिक्शा, अवैध पार्किंग और 45 डिग्री वाहन पार्क नहीं होने से जाम के हालात बन रही हैं। ऐसे में शहर में आने वाले ग्राहकों और पर्यटकों को इन सब से समस्याओं से उलझना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की सुचारू व्यवस्था नहीं होने से देश दुनिया में पिंक सिटी शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। रास्ता या कोई भी जगह, उसमें 3 ही चीज़ें मुख्य हैं। एक तो रोड कट्स के संबंध में आने वाली सारी चीज़ें। दूसरा पार्किंग होने के बाद में 2 घंटे 4 घंटे, या तीसरा कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पार्किंग कर देना और व्हीकल्स को नहीं हटाना। ये एक मुख्य समस्या है। इन समस्याओं के अंदर आप लोगों के मोहल्ला कमेटियां या बाजार की कमेटियां या सारी बनी हुई हैं, तो आप लोग अपने लेवल पे करने के बाद ही बता पा रहे हैं कि भी ये चीज़ें हमारे से सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैं जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर क्रेन्स का मूवमेंट, रोड कट के संबंध में मेरे संबंधित जो अधिकारी हैं ACP TI, उनसे बैठ कर चर्चा करूँगा। आज जयपुर के लगभग 50 व्यापार मंडलों के अध्यक्षों के साथ में, वहाँ के पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करी है DCP साहब ने। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DCP साहब का भी कि इन्होंने हमारी हर समस्या के लिए आश्वस्त किया कि हम शीघ्र से शीघ्र इसको समाधान करेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा आज एक निर्णय भी लेके बैठे हैं कि सुगम पथ का मतलब कैसे एक सुगमता से यातायात चले, उसके लिए जयपुर व्यापार महासंघ भी उनके साथ मिलकर के पहल करी है कि सुगम यातायात बनाया जाए। साथ ही अवेयरनेस के लिए भी हम लोग भी जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। साथ में उसमें जुड़ करके चाहे पंपलेट दे, चाहे उसके लिए हमको फ्लैक्स लगाना पड़े, ये भी जयपुर व्यापार महासंघ ने आज तय किया है। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में हफ्ते में 3 दिन बिजली कटौती का विरोध जताते हुए JVVNL AEN कार्यालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में उद्योगपति, कर्मचारी, मजदूर शांतिपूर्ण रूप से पैदल मार्च करते हुए सीतापुरा के JVVNL AEN कार्यालय पहुंचकर XEN और AEN को ज्ञापन देकर 3 दिन में समस्या दुरुस्त कराने की मांग की है। बता दें, बिजली कटौती की समस्या दुरुस्त नहीं होती तो लाखों की संख्या में उद्योगपति, कर्मचारी, मजदूर के साथ विद्युत भवन मुख्यालय का घेराव होगा, क्योंकि प्रदेश में त्योहारी सीजन के चलते बड़ी मात्रा में उत्पादन के ऑर्डर होती हैं। एक दिन से बढ़ा के कटौती को 2 दिन कर दिया। फिर हम रिक्वेस्ट करते गए तो उन्होंने जो शाम को 7 बजे से कटौती करते थे उसका समय और बढ़ाकर शाम को 6 बजे से कटौती कर दी। जितनी हम रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, सरकार उसकी कटौती को बढ़ाती जा रही है। आज 30 से 40% बिजनेस जो है वो दिवाली के मौसम में होता है। आज भी अगर हम ये बिजनेस नहीं कर पाए तो हम कहाँ से लेबर को तनख्वाह देंगे, कहाँ से बोनस देंगे। सरकार एक तरफ अभी 1 हफ्ते पहले श्रम विभाग ने एक नया आदेश निकाला है कि दिवाली के पहले ये सुनिश्चित करें कि हर श्रमिक को बोनस मिल जाए। एक तरफ सरकार आदेश निकालती है बोनस देने का, एक तरफ रोजगार देने के आदेश निकालती है, और दूसरी तरफ लगातार पावर कट बढ़ाई जा रही है। ये तो उचित नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां STF टीम ने जनपद के रोनाही थाना क्षेत्र के निवासी 15,000 के नामी एक महाठग को सर्किट हाउस से बाहर से गिरफ्तार किया है। बता दें, महाठग अनूप चौधरी खुद को रेल समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों का सलाहकार बताता है। जानकारी के अनुसार महाठग ने धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा का काम दिलाने के लिए एक शख्स को झांसे में लिया था और उस शख्स को अयोध्या घुमाने और दर्शन पूजन कराने को लेकर आया था। गिरफ्तार महाठग के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, साजिश आदि के प्रदेश के विभिन्न जनपदों समेत राजस्थान और उत्तराखंड में कुल 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने महाठग से वाहन के अलावा 5 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 3 चेकबुक, विभिन्न बैंकों के बेस चेक, 3 आधार कार्ड, 1 ATM कार्ड और 2200 रुपए बरामद किया है। थाना कोतवाली कैंट में कल STF के निरीक्षक द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ एक मुकदमा पंजीकृत कराया है और इस मुकदमे का जो नंबर है वो है 283 और इसमें धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी IPC है और 2 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत है। इनमें अनूप चौधरी है और भोज आलम है। तथ्य यह संज्ञान में लाया गया है कि फर्जी तरीके से अपने आप को भारत सरकार के रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर
आम जनता से, सरकार से काम कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी इन लोगों के द्वारा की गई है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। उधर यूपी के बिसावर कस्बे से चोरी की खबर सामने आई है। चोरों ने देर रात एक घर में घुसकर घुंघरू बनाने के लिए रखी 60 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया, जिसके बाद परिजनों ने सुबह पुलिस को जानकारी दी। बता दें, अभी तक चोरों की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। जैसे चांदी रखी थी, चांदी की मछली बनती है घुंघरू, तो हम मजदूरी पर काम करते हैं, तो वो चांदी रखी थी। रात को मुझे वहाँ पूरी चांदी कमरे में मिली नहीं है। करीब करीब 60 किलो का वजन निकल गया है। 2,68,000 रुपये। CCTV में ये सब पुलिस विभाग चेक कर रहा है। मुझे कुछ नहीं जानकारी है। मैंने तो पुलिस को फ़ोन किया है, वो आए जब से ही सुबह से वही जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।